हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी। एक बार फिर मैं आप सब लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एचसीएस एचपीएससी के लिए हरियाणा जीके का एक और टॉपिक, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से लगभग 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा 15वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, कल हमने एक डिवीजन ऑफ हरियाणा पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अंडरस्टैंड किया था, समझा था कि कैसे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपसे हरियाणा जीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, सो हमारा जो पहला डिवीजन था उसमें हमने कवर किया था अंबाला डिवीजन को, जिसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की थी। राइट, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और 2 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, है ना, अंबाला और यमुनानगर। सो आज की हमारी एक नई डिवीजन से शुरू करेंगे, जिसमें हम जियोग्राफी एक पॉलिटिकल तरीके से भी समझेंगे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिवीजन किया गया है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, सो आइए अपनी लेक्चर 15 को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भाई हरियाणा को डिवाइड किया गया है इन 6 डिविजन्स में, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद। राइट, इनमें से अंबाला डिवीजन हम कर चुके हैं, अब करनाल की बारी है आज। ठीक है जी, करनाल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आओ देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले करनाल अपने आप में भी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। करनाल को कहाँ ये एरिया है, हरियाणा के किस हिस्से में करनाल डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी? राइट, सो इसका उत्तर क्या होगा? अगेन अगर देखो, मैं हरियाणा का एक मैप ड्रॉ करता हूँ, एक रफ मैप। इसमें आपको देखो हरियाणा के मध्य पूर्व में, अब ये हो गया नॉर्थ हरियाणा, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो मध्य पूर्व इस इलाके में कहीं ना कहीं आपको करनाल देखने को मिलेगा। मध्य हो गया बीच वाला, और ज्यादातर पोर्शन इसका पूर्व की तरफ है, तो पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ। तो यहाँ कहीं आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है जी, सो करनाल की लोकेशन बताता है कि हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है करनाल। इसके अलावा 1 नवंबर 1966 को भी इसकी भी उसी दिन स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है करनाल का? मेन करनाल में ही है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं। अगर मैं कहूँ ये एक एरिया है, इसका क्षेत्रफल मुझे इसका कितने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसका एरिया मुझे काउंट करना है। तो एरिया में कैसे काउंट करता हूँ? अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर अगर मैं मान लेता हूँ इसको, है ना, अगर मैं एक एरिया ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरे पास सी इफ लेट्स सपोज ये है, और ये कितने का है? 1 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में ये कैसे नापा जाएगा? 1 स्क्वायर किलोमीटर आपको इधर जाना है, 1 ही किलोमीटर इधर जाना है, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। ऐसे कि पूरे के पूरे हरियाणा में जो करनाल का एरिया है, करनाल सिर्फ और सिर्फ कवर करता है 2520 किलोमीटर। इसके अलावा करनाल में कौन कौन से मंडल आते हैं? करनाल खुद, कैथल और पानीपत। यानी कि इस पूरे करनाल को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। तहसील आपको करनाल में कौन सी मिलेगी? कहाँ कहाँ करनाल में मिलेगी? इंद्री में, घरोंडा में, नीलोखेड़ी, असंध में। ठीक है, इसके अलावा उप तहसील, उप तहसील हो गई, सब तहसीलें हो गई, सब डिविजन हो गई। इसमें आ गया निसिंग, निंगदू और बल्ला। ठीक है, खंड होता है ब्लॉक, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। एक एरिया को छोटा छोटे एरिया में बांट दिया गया है पूरे करनाल को, उन्हीं एरियाज के ये नाम है: करनाल, इंद्री, घरोंडा, नीलाखेड़ी, असंध और कुंजपुरा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें करनाल में कहाँ से हैं? नीलाखेड़ी से। कुल जनसंख्या है यहाँ की 15 लाख, लगभग 5324। ये 2011 में जो सेंसस करवाया गया था उसके बेस पे। साक्षरता दर, कितने लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं? 100 में से 76.4%। लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, कितने लोगों के जन्म लेने पर कितने लोगों की मृत्यु होती है? 1000 से 887। ठीक है जी, 2011 के उसी सेंसस के बेस पे डेटा है। आगे प्राचीन नाम, जनसंख्या घनत्व हो गया पहले,
593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसा ही ये मैंने 1 किलोमीटर का एक स्टैंडर्ड लेके किया था ना, तो 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 593 व्यक्ति मिलेंगे, 593। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्राचीन नाम, एंशियंट नाम। भाई पुराना क्या नाम हुआ करता था करनाल का? तो कर्ण की नगरी कहा जाता है, आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था। धान का कटोरा कहा जाता है, धान अच्छी खासी संख्या में यहाँ होती है। एग्रो हब कहा जाता है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है ये रीजन। सूज सिटी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। अच्छा, हरियाणा का पेरिस एक और सिटी को भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, इसे भी हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। नवीनतम पद्धति से बचाया गया शहर है। नवीनतम यानी कि नई पद्धति, एक अच्छी अर्बन प्लानिंग है यहाँ। एक अच्छी अर्बन प्लानिंग से, एक शहरी विकसित योजना से इस शहर को बसाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं और करनाल के बारे में क्या क्या फैक्ट मशहूर है। प्राचीन कुछ कथाओं के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था, है ना। कर्ण जिसे कुंती पुत्र भी कहा जाता है और जिसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, तो कर्ण ने इस शहर का निर्माण किया था। पुराणों के अनुसार ये क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भाई करनाल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। करनाल नगर में आधुनिक कर्ण ताल झील के पास, कर्ण झील के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। जो कर्ण थे वो एवरी डे इस जगह पे सोना दान किया करते थे, ऐसा माना जाता है। कर्ण झील के किनारे ही राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान किए थे। यहीं पर भगवान इंद्र को कर्ण ने अपना कवच और अपने सोने के कुंडलों को दान कर दिया था। ये एक बड़ी कहानी है, महाभारत में इस कहानी का जिक्र किया गया है, जहां पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटा घर बना हुआ है। वो दान करने के बेस पर ही ये जगह बनाई गई है, घंटा घर। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज करनाल में है। प्रमुख उद्योग कौन कौन सा आपको करनाल में मिलेगा? चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग मिलेगा, यानी ये इंडस्ट्रीज हैं। शुगर इंडस्ट्री, लिबर्टी इंडस्ट्री, वनस्पति इंडस्ट्री, है ना। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, आप अपनी सॉइल को चेक करवा सकते हो कि इस सॉइल में कौन सी फसल बढ़िया होगी। तो इसे कौन चेक करता है? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। वो रिसर्च करते हैं कि किस सॉइल के ऊपर किस तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए। ठीक है। अगर हम इस तरह की सॉइल है कोई जिसमें फसल कोई और भी बो रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी किसी और तरीके की है, तो उसमें अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। वो अच्छा अनाज हमें नहीं देगी, अच्छी क्वांटिटी में हमें अनाज नहीं देगी। तो इसीलिए इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट सरकार द्वारा बनाए जाते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट चेक करेगा पहले कि उस मिट्टी में वो क्षमता है जो आप बीजना चाहते हो या उससे जो प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हो, राइट। सो ये अनुसंधान केंद्रीय सेंटर लेवल का अनुसंधान है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान यहाँ करनाल में बनाया गया है। सॉइल की सैलिनिटी को चेक करे, सॉइल में कौन कौन से केमिकल है वो चेक करे। कृषि योग्य भूमि की लवणता को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कि भाई मान लो कोई मिट्टी है, उसमें सॉइल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो अगर, तो सॉइल की क्वांटिटी जब उस मिट्टी में ज़्यादा होगी तो वो मिट्टी सही प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगी। और वो मिट्टी सही प्रोडक्टिविटी दे, इसलिए सरकार ने 1969 में इस अनुसंधान की एस्टेब्लिशमेंट की थी। राइट। करनाल स्थित मुख्यालय के अलावा इस संस्थान के अधीन 3 क्षेत्रीय अनुसंधान है। एक वेस्ट बंगाल में बनाया गया है, एक गुजरात में, और एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में। भड़ोच में है गुजरात के, कैनिंग टाउन वेस्ट बंगाल में। यानी कि इसी तरह के और सेंटर और कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? कैनिंग टाउन वेस्ट बंगाल, भड़ूच गुजरात और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके अलावा सॉइल भूमियों का अनुसंधान ये यहाँ पे लखनऊ में बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया गेहूं शोध निदेशालय। 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात IPAR ने सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की। वर्ष 1978 में इस परियोजना को गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय
निदेशालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के अधीन था। सन 1990 में निदेशालय को IARI से अलग करके एक अलग अनुसंधान करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है जी, गेहूं की क्वालिटी चेक करने के लिए और गेहूं की बढ़ोतरी करने के लिए ये अनुसंधान बनाया गया है, रिसर्च करने के लिए। किसके ऊपर? अनाज के ऊपर, गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर। ठीक है, ये भी करनाल में मिलेगा आपको। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो करनाल से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना जुड़वा संस्थानों के रूप में 1984 में करवाई गई थी। राष्ट्रीय डायरी संस्थान 1923 में बनाया गया था। इसे इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री और डायरी के रूप में, इंपीरियल क्यों कहते हैं? क्यों भाई, उस समय पे इंपीरियलिज्म था भारत में, अंग्रेजों का राज था, तो उस अंग्रेजों के राज के अंडर इस संस्थान को बनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान बनाया गया है करनाल में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा में जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। ठीक, तो आप देखो करनाल में आपको ज्यादातर रिसर्च सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया भाई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL, हरियाणा में के करनाल में ही इसे बनाया गया है। करनाल में स्थानांतरित किया गया इसे, यानी ट्रांसफर किया गया। पहले ये कहाँ, रोहतक में हुआ करती थी। 1961 में करनाल में कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। इसके अलावा करनाल के घरोंडा प्रदेश में पहली NCC अकेडमी खोली गई है। ठीक है, खोली जाएगी, यानी सरकार इस योजना बना रही है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध भी करनाल से माना जाता है। ठीक है जी, पहले प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान के, लियाकत अली, उनका भी संबंध करनाल से रहा है। 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचानी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया था जिसमें सभी 6841 गांव बिजली से जुड़ चुके थे। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए गांव, देखो आजकल हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इजी मिल जाती है हम लोगों को, लेकिन आज भी भारत में बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत मुश्किल है। ईजी मेथड से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँच पाई है ना। आज भी वहाँ पे लोग बहुत सफ़र करते हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर ही लगभग सारे गाँव में वहाँ पहुँच चुकी थी, और इसकी घोषणा उन्होंने कहाँ की थी? करनाल में। नेक्स्ट आ गया, महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित से असंध को अपनी राजधानी बनाया था। करनाल को असंध उसका नाम रखा था उसने। महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, इसका आगे जो बेटा था उसने अपनी राजधानी बनाया था करनाल को। इसके अलावा गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में एस्टेब्लिश किया गया है। महारानी विक्टोरिया की याद में इस हॉल का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। अब गांधी मेमोरियल करनाल का किसके नाम पर रखा गया है? महात्मा गांधी। इसके अलावा भाई करनाल के मेले और उत्सव मैंने आपको बताए थे। बाबा सिमरन दास का मेला, देवी का मेला, गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला, छड़ियों का मेला, पराशर ऋषि का मेला, वेद व्यास की तपोभूमि है ये एरिया, गौतम ऋषि का आश्रम है यहाँ पे, बुअली शाह कलंदर का मकबरा है यहीं करनाल में, और पानीपत में भी है यही मकबरा। इसके अलावा कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में करनाल में ओपन किया गया था नीदरलैंड की सहायता से। कल्पना मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में करनाल को हरियाणा का प्रथम साफ शहर और भारत का 22वां शहर बताता है कि करनाल सबसे साफ सुथरी सिटी है पूरे हरियाणा में। इसके अलावा सीता माई का मंदिर है करनाल में। ओएसिस पर्यटन केंद्र है यहाँ पे। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध आप सब लोग अवेयर होंगे इस युद्ध के बारे में। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद घौरी एक फॉरेन इन्वेडर था, मुस्लिम अटैक किया था उसने। मैंने आपको थोड़ा सा ये हिस्ट्री में भी इनके बारे में बताया है, अगर आपने बिगिनिंग की क्लासेस लगाई हो तो। 1191 में जो पहला तराइन का युद्ध था वो करनाल में ही लड़ा गया था, और जो दूसरा था वो भी। क्यों? क्योंकि तराइन करनाल में ही एक जगह है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध को जीत गए थे, दूसरा युद्ध होगा उसमें वो हार जाएंगे।
तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में, जिसमें गौरी जीत जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ इल्तुतमिश और याल्दोस और कुबाचा के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीता। करनाल का युद्ध 1739 नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें नादिर शाह जीतता है। कल्पना चावला, भाई इनका बड़ा नाम है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। भारत की पहली विमेन थी जो भाई अंतरिक्ष में गई थी 1997 में। तो इनका जन्म भी करनाल में ही हुआ था। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करनाल में बनाया जाता है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो हरियाणा के करनाल में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। करनाल के बाद आगे भाई पाणिनि ऋषि की याद में बनाया गया शहर पानीपत। ठीक है, स्थिति हरियाणा में कहाँ पे ये बनाया गया है? वहीं पे बिल्कुल करनाल के पास में ही है ये शहर। ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के मध्य पूर्व में 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका पुनर्गठन यानी कि इसे दोबारा से ऑफिशियल रूप से 1 जनवरी 1992 को बनाया गया था। मुख्यालय पानीपत का पानीपत में ही है। इसका क्षेत्रफल कितने एरिया में ये फैला हुआ है? 1268 वर्ग किलोमीटर में। मंडल करनाल में है। तहसील पानीपत, समालखा, इसराना, बपोली, मतलोड़ा, है ना। इसके अलावा उप तहसील है मतलोड़ा में। और खंड कितने ब्लॉक्स में इसे बांटा गया है? पानीपत, इसराना, मतलोड़ा, समालखा, बापोली। ठीक है, आरक्षित सीटें आती हैं इसराना से। कुल जनसंख्या यहाँ कितनी है? भाई यहाँ जनसंख्या है 12,05,437 लोग। साक्षरता दर 100 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं यहाँ? तो आपको 77% जनसंख्या पढ़ी हुई मिलेगी 100% में से। ठीक है, लिंग अनुपात 864 है 1000 व्यक्तियों के जन्म पर। जनसंख्या घनत्व 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व वही हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है जी, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलेंगे 951 व्यक्ति। प्राचीन नाम, पहला नाम पानीपत का क्या हुआ करता था? तो भाई पांडव प्रस्थ इसका पहला नाम था, वानप्रस्थ इसका पहला नाम था, और इसे कहा जाता था बुनकरों का शहर। पेट्रोकेमिकल हब भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा पाणिनि ऋषि के जन्म पर भी पानीपत के जिले का नाम मैंने आपको शुरू करते ही बताया। यहाँ पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ आप पानीपत में कौन कौन से एरियाज पर्यटन स्थल के रूप में इंपॉर्टेंट है? पहला हो गया पर्यटन स्थल में स्काईलॉक पर्यटन स्थल, काला अम्ब पर्यटन स्थल, सलारगंज पर्यटन स्थल, है ना। अमोनिया प्लांट पानीपत में स्थित है। इसके अलावा भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, रबड़ भाई हरियाणा में कहाँ बनाई जाती है? पानीपत में। तेल शोधक कारखाना 1980 में करनाल के बहौली में इसकी स्थापना की गई थी। पानीपत के गठन होने के तथा बहौली पानीपत जिले का भाग होने के कारण इसका नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना कर दिया गया। ठीक है जी, तो तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल से रिलेटेड रिसर्च कारखाना है ये। ठीक है, भारतीय सेना के 70% कंबल पानीपत में तैयार किए जाते हैं। भारतीय सेना को हम जो कंबल प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ तैयार किए जाते हैं? पानीपत में। पानीपत एक हब है। ठीक है जी, कपड़ों की भी एक अच्छी हब है पानीपत। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र आसान कला गांव में स्थित है। पानीपत का जो बिजली बनाने का एक विद्युत केंद्र है वो। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को की गई थी। और कितनी बिजली ये पानीपत के लिए बनाता है? 1367 मेगावाट। ठीक है जी, इसके अलावा पानीपत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जहाँ आर्काइव्स रखे गए हों पानीपत के युद्ध से रिलेटेड, और पानीपत में जितनी भी और हिस्टोरिकल एक्टिविटीज हुई हैं उनसे रिलेटेड जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो कहाँ रखे गए हैं? पानीपत के संग्रहालय में, जो कि पानीपत में है। इसकी स्थापना युद्ध स्मारक द्वारा 2002 में की गई थी। और पानीपत की तीनों लड़ाइयों के संग्रहालय में अवशेष जो भी हिस्ट्री है वो वहाँ रखी गई है। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। सन 1857 की क्रांति के समय पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, मैंने आपको बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका जिक्र हमने किया था कि हरियाणा के लगभग हर एक जिले से, पानीपत से भी, करनाल से भी, कैथल से भी, अम्बाड़ा से भी बहुत लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में साथ दिया था इंडिया का। तो पानीपत से यहाँ कौन आए थे भाई 1857 की क्रांति में? इमाम अली कलंदर। इसराना विधानसभा सीट आरक्षित सीट पर पानीपत में आती है।
जो पानीपत से आरक्षित सीटें निकलती हैं वो इसराना से निकलती है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी पानीपत से है, जिनका जन्म 1837 में हुआ था और इनके गुरु थे मिर्ज़ा गालिब। गालिब शायरियाँ करते थे, तो इनके गुरु आगे ये रहे हैं। और इनके जो चेले थे, है ना, इनके जो स्टूडेंट थे गालिब के, उन्हीं का नाम है अल्ताफ हुसैन अली। इन्होंने गालिब की याद में कुछ रचनाएं लिखी हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं, यादगारे गालिब और सफ़रनामा। इनकी मृत्यु 1914 में हुई। इनका मकबरा बनाया गया है पानीपत में। तो भाई आपको याद रखना है अल्ताफ हुसैन अली, जो कि स्टूडेंट हुआ करते थे मिर्ज़ा गालिब के। नेक्स्ट आ गया भाई उर्दू में जो पहला घोषणा पत्र जारी किया गया था, मुकदमाए शोरो शायरी तिरिया के मजूमम मजलिस उल्लास, है ना, ये भी पानीपत में जारी किया गया था। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है पानीपत में, हाली की दरगाह है पानीपत में, सैयद रोशन अली शाह की दरगाह है पानीपत में, शेख अनामुल्ला की मजार है पानीपत में, गौस अली शाह की मजार है, जामा मस्जिद बनाई गई है पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद है यहीं पर हरियाणा में, मुगलों की सबसे पहली मस्जिद। ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में मुगलों की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी, तो काबुली बाग मस्जिद इसका उत्तर होगा। कबीर लौलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह पानीपत में है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 में लड़ा गया, किस किस के, अकबर और हेमू, रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र हेमू के बीच में। इस युद्ध में अगेन हेमू हारेगा और अकबर जीत जाता है। हेमू नमक व्यापारी हुआ करते थे, जो एक हिंदू व्यापारी थे, है ना, इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। हेमू का मकबरा कहाँ बनाया गया है, पानीपत में एस्टेब्लिश किया गया है। हेमू 14वां और अंतिम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य अपने आप को एक टाइटल देते थे राजा महाराजा, तो हेमू जो था वो 14th विक्रमादित्य था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया, और ये मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। ठीक है जी। आगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सरदार सदाशिव राव के बीच में हुआ था, काला अम्ब नामक स्थान पे। और यहाँ पे भाई सरदार सदाशिव राव भाऊ के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई, मराठे हार जाते हैं। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने बनवाया था। ठीक है जी। पानीपत में मराठों ने देवी तालाब नाम का शिव मंदिर बनाया था। सिद्ध शिव शनि धाम पानीपत में है मंदिर। दिगंबर जैन का मंदिर पानीपत में बनाया गया है। और इसके अलावा पानीपत और हिसार ऊन उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऊन उद्योग के लिए भी ये फेमस है, कॉटन के लिए। ठीक है। पानीपत का पंचरंगा अचार, डिब्बा बंद सूखी सब्जियां व बासमती चावल विश्व के अनेक देशों में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बना के फॉरेन में बेची जाती हैं, भेजी जाती हैं। ठीक है जी। पानीपत के मेले, दुर्गाष्टमी का, कलंदर की मजार का मेला, पाथरी माता का मेला, नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में बनाया गया है। पानीपत में जेल भी है भाई, हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल। देखो जेल भी इको फ्रेंडली बनाई गई है पानीपत में। इको फ्रेंडली ऐसी जेल जिससे भाई इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। जो जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ जेल में यूज़ किए जाएं उन सभी को इको फ्रेंडली रखा जाए, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी इको फ्रेंडली तरीके से की जाए। इसके अलावा उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था सोलर प्लांट का। यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा पुल पानीपत में बनाया गया है, 7 किलोमीटर का पुल है ये। सलारगंज गेट पानीपत में है। दोस्त नवाब साहिब की याद में बनाया गया था ये। नवाब साहिब हैदराबाद के नवाब थे। ठीक है जी। सो एक हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे, उन्हीं की याद में सलारगंज गेट बनाया गया था। कौन थे? दोस्त नवाब साहिब। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। हमारी आज की करनाल डिवीजन की अंतिम डिस्ट्रिक्ट है कैथल। और भाई जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ये अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी पढ़े हुए का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हरियाणा के मध्य उत्तर में कैथल की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक। 1 नवंबर 1989 में इसे बनाया गया था। मुख्यालय कैथल का कैथल में ही है। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ एरिया है। ठीक है जी। अगर मंडल की बात करें तो करनाल मंडल में ही करनाल को एस्टेब्लिश किया गया है।
तहसील आपको कहाँ कहाँ मिलेगी कैथल में? पहली कैथल में, दूसरी घोड़ा, देन कलायत, फतेहपुर और पुंडरी एरिया में, ठीक है जी। देन आ गया उप तहसील। उप तहसील यानी कि सब डिविजन्स हो गई, जो कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम समझते हैं, देखो क्षेत्रफल, मंडल, तहसील, उप तहसील, खंड, इन चीजों का मतलब क्या है? हम हर एक लेक्चर में लगातार इस चीज को पढ़ते जा रहे हैं। देखो होता क्या है, मान लो जैसे कि अब भाई हमने कोई स्टेट बनाई मान लो, या हमने कोई डिस्ट्रिक्ट बनाई, या फिर हमने कोई तहसील बनाई, या फिर हमने कोई सब डिवीजन बनाया, या फिर हमने कोई ब्लॉक बनाया, तो इन चीजों का मीनिंग क्या है? इन चीजों का मतलब क्या है? देखो, मान लो भाई अपने पास एक देश है पूरा, है ना, देश का नाम है इंडिया। तो इंडिया को नंबर ऑफ आगे डिविजन्स में बांटा गया है। जैसे कि हम सबसे माइक्रो डिवीजन लेते हैं कि इंडिया को हमने टोटल 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, और इन्हीं बीच में कुछ यूटीज भी बना दी, जैसे कि चंडीगढ़ एक यूटी है। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, कुछ स्टेट्स में बांट दिया। इंडिया को हम बांट सकते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, क्यों? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। एक हम किसी एक ही बंदे को बहुत सारा काम दे दें, एक हम 10 बंदों को वही काम दें, तो हर एक स्पेशलिस्ट इंसान अपने अपने काम में बेहतर काम करके दिखाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए थोड़ा थोड़ा काम हर एक लेवल पे बांटा गया है। हर एक लेवल पे सरकार के ऑफिसर्स का भी रिक्रूटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि हर एक स्टेट में सब डिवीजन में कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, एसडीओ बैठता है, एसडीएम बैठता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम बैठता है, डीसी बैठते हैं, उनके अलग काम है ना। फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर का होता है भाई, और मुख्यमंत्री होते हैं, उनके साथ मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होते हैं, सब डिविजन्स में होते हैं ये लोग। तो हर एक बंदे को छोटा छोटा एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया कि आपको बस इसी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ठीक है जी। सो इंडिया में हर एक पूरे के पूरे भारत को छोटी छोटी डिविजन्स में बांटा गया है, और बस उन्हीं डिविजन्स का नाम है या तो स्टेट, स्टेट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसील, तहसील के अंदर बहुत सारी सब तहसील, और उसके बाद कुछ ब्लॉक्स बना दिए। तो जो चीज आप पढ़ते हैं उसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है अपने इंडिया में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। कैथल, ठीक है जी। कैथल डिस्ट्रिक्ट भारत हरियाणा के मध्य उत्तर में बनाई गई है पहले। दूसरा, 1 नवंबर 1989 में बनाई गई थी। कैथल में ही इसका मुख्यालय, वर्ग किलोमीटर 2317, करनाल मंडल है। कैथल, घोड़ा, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी में तहसीलें हैं। फिर उप तहसील मैंने आपको बताई, और खंड, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आरक्षित सीटें। रिजर्व सीटें यहाँ कहाँ से आती हैं? तो रिजर्व सीटों में गुहला हो गया। कुल जनसंख्या 10,74,304। साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी लोग रेट है जो। तो लिटरेसी रेट का मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ। तो भाई टोटल कैथल के जितने भी लोग हैं उनमें से 70.6 लोग पढ़े लिखे हैं, 70.6%। लिंग अनुपात कि भाई सेक्स रेशो कितना है यहाँ, तो 1000 पे 881, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थान, ऋषि कपिल के नाम पे बनाया गया था। कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी, गुरुद्वारों का शहर। आपको कैथल में बहुत सारे गुरुद्वारे मिलेंगे। कारण इसका ये है क्योंकि ये एरिया पंजाब के साथ भी लगता है ना कहीं ना कहीं। कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल और भी ऐसे हैं जिनको हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैथल की और फेमस चीजें।
कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है, जिसका अर्थ होता है वानरों का आवास। अब देखो भाई, हनुमान जी भी एक वानर थे, इसीलिए क्योंकि इसे वानरों का आवास कहा जाता है तो हनुमान जी की जन्मस्थली भी माना गया है। कैथल के मंदिर, यहाँ हनुमान मंदिर मिलेगा, अम्बकेश्वर मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, गीता भवन मंदिर, अंजलि टीका और कुट्टी शिव मंदिर है मंदिर, व देव जी का मंदिर भी है। ठीक है जी। गुरुद्वारे, गुरुद्वारा नीम साहिब है, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, गुरुद्वारा टोपियों वाला, श्री मंजी साहिब का गुरुद्वारा यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है, क्योंकि इसकी एक लड़ाई थी रजिया सुल्तान की, वो कैथल में ही लड़ी गई थी। नेक्स्ट आ गया, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक इसे माना गया है, पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। इसकी हत्या इसी के सरदारों ने कैथल में करवा दी थी और इसका मकबरा भी वहीं बनाया गया है। बाबा शाह आलम की मज़ार है कैथल में। कैथल के फरल गांव में प्रसिद्ध फल्गू का मेला लगाया जाता है। इसके अलावा सरस्वती आरक्षित क्षेत्र कैथल में है। इसे सोनसर जंगल भी कहा जाता है। उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक के दरबारी कवि थे। उदय सिंह के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कैथल के उदय सिंह कौन थे, तो ये यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनके दरबारी कवि हुआ थे। नेक्स्ट आ गया भाई, स्थान का नाम पुंडरी पड़ा, क्यों? ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली होने के कारण। कैथल को पुंडरी एरिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली है। नेक्स्ट आ गया, लवकुश तीर्थ मंडल भी यहाँ बनाया गया है मुंदड़ी में। देहाती मेला कैथल में लगता है। नवग्रह कुंड बनाया गया है कैथल में। कैथल के चारों ओर 8 दरवाजे हैं। ठीक है जी। कौन कौन से? सिवान गेट, माता गेट, चंदना गेट, प्रताप गेट, क्योड़क गेट, डोगरा गेट, कोठी गेट और रेलवे गेट। इसके अलावा राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे ओल्डेस्ट वन कॉलेज है। ठीक है जी, सबसे पुराना कॉलेज है, जिसे 1954 में आज़ादी के कुछ समय बाद बनाया गया था। कपिल ऋषि का संबंध कलायत कैथल से ही है। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंडली कैथल में बनाया गया है। इसके अलावा ममता सोदा पर्वतारोही का संबंध कैथल से है। 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया पहाड़ियों की कोरेस्टेसंज चोटी पर चढ़ाई की थी इन्होंने, यहाँ तक चढ़े थे। लव कुंभ की नगरी कैथल को कहा, लव कुंभ नहीं है, लव कुश है। लव कुश भगवान राम के बच्चे माने जाते हैं। ठीक है जी। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटा काशी भी कहा जाता है। नवग्रह कुंड है यहाँ, सेम काशी में अगर आप विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर है, उसी के बेस पे नवग्रह कुंड है यहाँ। ठीक है, 9 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उनके कारण इसे छोटा काशी कहा जाता है। इंदौर स्टेडियम है कैथल में। उदय सिंह का किला है कैथल में। मोहन सिंह मंढार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध यहाँ विद्रोह किया था। मोहन सिंह मंढार हरियाणा के एक बड़े फेमस लोकल राजा हुए हैं। इन्होंने बाबर के विरुद्ध 1530 में किया था युद्ध, एक विरोध विद्रोह की घोषणा की थी, काइंड ऑफ, है ना। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम को माना जाता है। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में खोला जाएगा। ठीक है जी। पूरे हरियाणा का जो पशु विज्ञान केंद्र होगा, पशुओं के ऊपर रिसर्च करनी होगी, वो कैथल में ही ओपन होगा। दूसरा, चौशाला कैथल गांव की पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की पहली पंचायत बनी है। देखिए, सोशल एक्टिविटीज के विरुद्ध हमेशा से ही विमेंस को दबाने की कोशिश की गई है कि भाई आप लोग कपड़े नहीं, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो और इसमें हरियाणा का नाम पहले ले दिया जाता है कि हरियाणा में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में है ना। तो भाई देखो, अब आपसे सबके सामने एक एग्जाम्पल है कि हरियाणा में चौशाला गांव की पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध, कि घूंघट सबको पहनना लाजमी नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा, है ना, उसके विरुद्ध अभियान चलाया है और ऐसी ये राज्य की पहली पंचायत बनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पढ़े लिखे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो भाई जैसे पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे तो राज्य तरक्की पे ही जाएगा। तो आज के लिए हम इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स पे वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को। आप लोग कोशिश करें कि आगे के लेक्चर्स में जुड़े रहें और इन सारे लेक्चर्स के नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।